हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं, आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं, है ना। इसके पहले मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा चुका हूँ, जो माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक दोनों के लिए वो कॉमन टॉपिक था। वहाँ तक जीपी सिर्फ उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए है। तो हम इसमें से ये, है ना, पार्ट 4 होने वाला है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा क्योंकि जीपी है। तो आप ये भी वीडियो को देख ले, जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बनना है जिनको, है ना। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं बिना बकवास किए हुए, आलतू फालतू कुछ नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले एक्चुअली होता क्या है, समझिए इस बात को। लिखा है अ सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ एनी टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म्स टू जस्ट प्रीसीडिंग टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कांस्टेंट रेशियो कॉल्ड द कॉमन रेशियो। यह अनुकर जिसमें किसी भी पद, पहले पद को छोड़कर का उसका ठीक पहले वाले पद से अनुपात पूरे समय स्थिर रहता है, स्थिर अनुपात का समान अनुपात कहा जाता है। तो इतना लंबा लिफाफा बोलने से अच्छा है कि आप, इट्स वेरी सिंपल, आप बात कीजिए T1, अगर कोई सीरीज है मान लो या सीक्वेंस है T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn, तो आपको अगर ऐसा हो जाए कि T2 बटे T1 इक्वल हो जाए T3 बटे T, जस्ट T3 के पहले क्या रहा होगा T2, इसके बराबर हो जाए। अगर T4 लेते हैं तो उसके पिछले वाले टर्म जस्ट 3, अगर ये सब आपस में बराबर हो जाए और Tn, है ना, और Tn के पहले क्या रहा होगा Tn-1 रहा होगा, है ना। अगर ये सब आपस में बराबर हो जाए तो समझ जाइए कि वो जीपी में होगा। और ये जो ये दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस इक्वल जो होता है वो आर के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? कॉमन रेशियो। ठीक है। अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आए तो मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि अगर मान लो कि दो सीरीज मैं लिख रहा हूँ 2, 4, 8, 16, ये मान लो डॉट डॉट इस तरह से, तो आप ज़रा देखेंगे, चेक करेंगे कि ये जीपी में है या नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगली टर्म में पिछली टर्म में डिवाइड कर दो आप। जैसे 4/2, फिर अगला है 8 उसके पीछे वाली 4 है, फिर 16 उसके पीछे वाली क्या है 8 है, 8/2। अगर इन दोनों का सभी का रेशियो सेम आ रहा है, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सभी का आ रहा है 2, क्या आ रहा है 2, तो ये जो 2 हुआ कॉमन रेशियो के बराबर भी हो गया और ये सभी का रेशियो सेम आ रहा है, इसलिए ये जो सीक्वेंस होगा वो जीपी का होगा, ये जो प्रोग्रेशन होगा वो जीपी का होगा। पहला लेक्चर आपने देखा होगा। तो सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन एक है। प्रोग्रेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक अ सीक्वेंस विच रिटन अकॉर्डिंग सम डेफिनेट रूल, मैंने बताया था। ठीक है, तो आपने समझ में आ गया। और भी लिखता हूं, जैसे एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल लिखता हूं। मान लो कि 3 है ना, 6 है, 12 है, 24 है, डॉट 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 इस तरह से। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये क्या जीपी का है। इट्स वेरी सिंपल, मैंने बताया था कि अगली वाली टर्म में पिछली वाली से भागा दो। तो 6, इसमें इसके पीछे वाली है ही नहीं, तो आप क्या करो, लिख सकते हो, बट यहाँ पे ये चेक करना है कि इसमें पीछे बोलिएगा सर ये लेता हूँ, नहीं, आप ये अगला से लो, 6/3 कर लो, फिर 12/6 कर लो, फिर 24 उसके पीछे क्या है 12 है। अब इन सभी को काटो, 3 2 जा 6 2 जा 12 दूनी 24, सभी का आ रहा है 2। इसका मतलब हमारा ये जो है सीक्वेंस, ये जो प्रोग्रेशन है वो क्या चीज़ में है, जीपी में। तो ये बहुत सिंपल है, अपने समझ में आ गया कि जीपी का सीक्वेंस कैसे पहचाने या जीपी है कि नहीं, है ना। तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जीपी अगर है, कोई भी अगर जीपी है, और भी एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लो कि 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें फ्यूचर में क्या क्या सवाल इस पर एराइज हो सकते हैं, देखिए क्या क्या हो सकता है भाई। कितनी टर्म है, कैमा टर्म निकालना है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, मैं सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आगे पढ़ते जाइए, और उसके बेस पे जो सवाल बीपीएससी ने पूछा है यहाँ भी ये भी लगाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे।
अब इसका है nth टर्म, जनरल टर्म जिसको बोलते हैं, है ना, जनरल टर्म। किसकी जनरल टर्म क्या है? तो देखिए इसका जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। कोई भी जीपी को लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए ज़रा, आप पहले समझिए। मान लो कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है, तो ये जीपी है। तो इसको लिखने के लिए क्या चाहिए? अगर 2 है और इसका अगर कॉमन रेशियो मालूम चल जाए, तो इसका कॉमन रेशियो कितना है? 4/2, या कोई भी 8/4, 8/4 कर लें, कोई भी निकाल लें, 16/8 कर लें, कहीं से निकालोगे सेम आएगा। अगर ये जीपी है तो चेक करने की जरूरत नहीं। मैं 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कॉमन रेशियो इसकी कितनी हो रही है? 2 हो रही है। अगर इसकी कॉमन रेशियो 2 हो रही है, इसकी कॉमन रेशियो अगर 2 हो रही है, तो कॉमन रेशियो चाहिए और फर्स्ट टर्म चाहिए जीपी लिखने के लिए, ठीक है। देखिए जीपी को लिखने के लिए कॉमन रेशियो अगर 2 है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन रेशियो मालूम है, तो इसमें हम गुना कर देते हैं। कॉमन रेशियो को पहली टर्म में गुना करते हैं तो अगली टर्म मिल जाएगी, 2 2 जा 4। फिर हम कॉमन रेशियो इसमें गुना करते हैं तो अगली टर्म मिल जाएगी, 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी जीपी को लिखना है तो मेरे को फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए ही चाहिए, तभी लिखाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई ऐसा सवाल बोलता है कि 10वां टर्म निकालिए, 8वां टर्म निकालिए, 5वां टर्म निकालिए, तो इस बात को आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अगर ऐसा पूछ रहा है तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि अगर ऐसा सवाल पूछा जा रहा है तो मेरे को फर्स्ट टर्म दिखना चाहिए उसमें और कॉमन रेशियो दिखना चाहिए। तभी हम बोलेंगे बाबू खिचड़ी बना दो, तो आपको क्या दिखना चाहिए? दिमाग में ये होना चाहिए कि अच्छा चावल और दाल और पानी की ज़रूरत है, हल्दी की ज़रूरत है, और हम तुमको ना तो पानी दें ना तो दाल दें, तो खिचड़ी बना दीजिए, तो आप बना पाएंगे? तो बोलिएगा नहीं सर, है ना। तो इसीलिए बोलता है कि सफिशिएंट, हमको ये दिमाग में रहना चाहिए कि किसके लिए सफिशिएंट क्या है, क्या क्या ज़रूरत है। तो मैं बता दूं कि जीपी को लिखने के लिए फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन रेशियो चाहिए, अगर आप शुरू से लिख रहे हैं जीपी को तब। बात समझ में आ गई होगी। तो एक हम पैटर्न पकड़ लेंगे, ऐसे गुना करके तो बार बार नहीं लिखेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको फर्स्ट टर्म लिखनी है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से लिखना है फर्स्ट टर्म, तो आप ए और कॉमन रेशियो, अगर पहली टर्म है तो आर के पावर 1 - 1 करेंगे, ठीक है। ए तो सब में रहेगा, ठीक है। अगर आपको सेकेंड टर्म लिखना है तो आप क्या करेंगे, ए इंटू आर के पावर सेकेंड -1 करेंगे। अगर आपको तीसरी टर्म लिखनी है तो आप ए इंटू आर के पावर 3 - 1 करेंगे। अगर आपको फोर्थ टर्म लिखनी है तो ए इंटू आर की पावर 4 - 1 लिखना पड़ेगा। अगर आपको पांचवी टर्म लिखनी है तो ए इंटू आर के पावर 5 - 1 लिखेंगे। इसी तरह डॉट 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 डॉट। अगर आपको एनवी टर्म लिखनी है तो आपको देखो पैटर्न पकड़ा गया होगा, आपको पैटर्न पकड़ने में भी माहिर होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट या टीचर हो तो आपको ये पैटर्न पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये भी वादा किया था कि ये जो बैच में दिया हूँ पूरा मैं पढ़ाऊँगा माध्यमिक शिक्षक के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, ठीक है। और साथ साथ मैंने ऐसा नोट्स तैयार किया है, ऐसा मैंने डिजाइन किया है कोर्स को, ताकि आप बच्चों को भी आप स्कूल में ज्वाइन करें तो पढ़ा सकें। ये मेरा वादा है, ठीक है। सिलेक्शन के साथ साथ ए हो जाएगा, आर के पावर कितना हो जाएगा, n - 1 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, तो ये आपको एनवां टर्म निकालने में मदद करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर करूं, मान लो कि 2 4 8 डॉट 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 है और आपको बोलेगा T20 निकालें। कितना निकालें? T20 निकालें, 20वां टर्म निकालें। तो आपका जीपी का अगर 20वां टर्म निकालना है तो देखो क्या होता है, T20 हो जाएगा, ए तो होगा ही, आर के पावर जयमा टर्म निकालना है उसमें से एक घटा देना है। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला कहाँ से है ये दिमाग में रखना है। तो ए है इंटू आर के पावर, जो भी टर्म पूछ रहा था, देखिए यहाँ पे एनवा टर्म पूछा तो n - 1 लगाया यहाँ पे, ठीक है। और अगर पांचवा टर्म पूछा तो 5 - 1 दिया है, ये बात ध्यान रखिए। अगर आपको चौथा टर्म पूछा है तो आर की पावर 4 - 1 पूछा है ना, ये लगा देना है। तो 20वां टर्म पूछा है तो 20 - 1 यहाँ पे आर की पावर दे देना है। इट्स वेरी सिंपल। और आपको पता चल गया T20 इक्वल टू हो जाएगा ए का मतलब पहली वाली टर्म, तो पहली वाली टर्म 2 है। आर का मतलब होता है T2/T1, तो T2/T1 आप करेंगे तो क्या निकाल पाओगे, 4/2, मतलब 2 ही तो निकल पाएगी। या तो T3/T2 कर लीजिए, कॉमन रेशियो तो सेम होता है ना। तो यहाँ पे 2 के पावर हो जाएगा 19, 20 में से 1 गया 19,
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 20। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड नहीं करना है, इतना बड़ा में एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1024 2 की पावर 10, 1024 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, सॉरी 10 रहता तो 1024 ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर होगा। चलते हैं इस पर सवाल लगाते हैं, इस पर कैसा कैसा सवाल पूछ सकता है, और भी पूछ सकता है कि, है ना, देखते हैं कैसा कैसा सवाल पूछता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या रहेगा जो आने वाला अपकमिंग, है ना, बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी। चलते हैं, तो आइए, पहला सवाल है ये, पहला सवाल स्क्रीन पे आपका ये रहा। बोलता है फाइंड द 10th टर्म्स ऑफ द जीपी। मैंने बताया कि जैसे ही आपका कोई भी टर्म पूछता है तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि पहला टर्म हमको चाहिए। तो फर्स्ट टर्म आप यहाँ से सीरीज में देख पा रहे हो, क्या है, 5 है, 5 लिख दें। कॉमन रेशियो इक्वल टू क्या होता है, T2/T1 या T3/T2, है ना, 25 बटे कितना हो जाएगा, 5, 5 × 5 = 25, 5 हो गई, यानी कॉमन रेशियो भी 5 है। और आपको पूछ रहा है 10वां टर्म, तो T10 बराबर क्या हो जाएगा, A × R⁻10⁻1। इट्स वेरी सिंपल, 10, है ना, A का मतलब है 5 और ये है 5 का मतलब 5 माइनस, सॉरी R का वैल्यू भी 5 है और ये 10 - 1 9 हो जाएगा, यानी 5 की पावर 10 हो जाएगी। 5 की पावर 10 है यहाँ, 5 की पावर 10 कितना होगा, अच्छा ऐसा गुना करके दिया हुआ है, तो आप इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 की पावर, यानी 5 × 5 = 25। यहाँ देखो तो करके देखो, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 5 × 5 = 25, 25 × 25 से 125, 25 625, और फिर यहाँ से हो जाएगा 2 2 4 625, यहाँ तक हो जाएगा, है ना, ये तो 625 × 625 और गुणे उधर बच गई 25। ठीक है, तो ये तो कट गया, ये कट गया, 3125 नहीं, 3125 से ज़्यादा होगा, 6 × 6 = 36, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, नन ऑफ द एबव होगा, यानी 2 की पावर 10, 5 की पावर 10 ही होगा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल क्या हो सकता है। इसी पेज पे, कॉन्सेप्ट बेस पे दूसरी सवाल इसकी देखिए क्या है। बोलता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द जीपी। इस जीपी में कितने पद हैं, कितने पद हैं, है ना, तो देखिए कितने पद है, जरा देखिए। तो सबसे पहले कितने पद है, मुझे नहीं पता कि कितने पद है, लेकिन ये पता है कि पहला टर्म कितना है, 0.03 है। कॉमन रेशियो भी फाइंड कर लीजिए, 0.06 डिवाइडेड बाई 0.03 कितनी आ जाएगी, ये सब कट पीट कर 2 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और आपको बोला है कितने पद है, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि जो लास्ट टर्म है वो 3.84 है। बहुत बढ़िया। अब हम बोल देते हैं कि इसमें nth पद है, कितना टर्म्स है, nth टर्म है, तो जो nवां टर्म होगा वो 3.84 के बराबर होगा। इस बात को बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे, आप इसकी समझिए, 2 4 8 16। अब हम इसका लास्ट टर्म कितना है, 16, और हम देखेंगे कि टोटल टर्म कितना माने हैं, मान लो कि 4 टर्म है, तो चौथा टर्म का क्या वैल्यू 16 नहीं हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो मैंने इसमें बोला कि भैया इसमें nth टर्म है, n टर्म है, तो nवां टर्म का वैल्यू तो यही होगा। इसमें 4 टर्म है तो 4वां टर्म का वैल्यू लास्ट वाली है ना, तो इसलिए। तो चलिए अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। nth टर्म जीपी का होता है a × R⁻n-1। ठीक है, अभी मैं पढ़ाया था 3.84। ठीक है, a का वैल्यू है कितना, 0.03, और कॉमन रेशियो है 2 की पावर n-1 हो जाएगी, इक्वल टू 384 बाई, इसको आप बटे 100 भी कर सकते हो, और 3 बटे इसका भी 100 भी कर सकते हो,
और 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 384/100। ये से ये 100 कट गई। अब ये 3 से भी कट जाए, 8 4 12, हाँ कट जाती है। 1 3 दूना 6, कैलकुलेशन आप फास्ट कीजिए, और 8 3 14, 128 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 की पावर n माइनस 1 बराबर हो गया 128। यहाँ लिख देता हूँ, 2 की पावर n माइनस 1 बराबर हो गई 128। तो 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 128 को आप लिख सकते हो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 64 128, मैंने 2 की पावर 7 भी लिख सकते हो। और बेस दोनों का सेम जब होता है तो पावर भी क्या होता है, सेम होता है। तो यानी n माइनस 1 बराबर 7 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8। यानी इसमें कुल पदों की संख्या 8 होगी, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन में। बात समझ में आ गई। तो ये है, कितने पद है नहीं पता, मैंने मान लिया कि nth पद है ना। चलते हैं आगे। तीसरा सवाल इस पर क्या पूछा है। अच्छा, तीसरा सवाल ये है ना, बोलता है विच टर्म्स ऑफ दिस जीपी इज इतना, कौन सा टर्म है जो इतना है ना। तो चलते हैं पहले ए देखते हैं, ए कितनी है, 2 है। कॉमन रेशियो फटाफट निकाल लीजिए, 8/2 है ना, T2/T1, तो ये हो जाएगा 4। ये बात समझ में आ गई। 8/2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। तो आर निकल गई। और यहाँ पे लास्ट टर्म भी दिया हुआ है कितना, 131072। ठीक है, अब बोलता है इस बीच टर्म कौन सा पद है जो ये होगा, है ना, जीपी का। तो मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि एनवा जो पद है वो है 131072 एनवा पद। अब एनवा का फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे, तो हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 131072। यहाँ से a का वैल्यू रख लूँगा 2 है, r का वैल्यू 4 है, 4 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 131072 हो जाएगी। अब ये कट रही है 2 से, क्या, हाँ 2 से कट रही है, 2 से आप काट दो, 4 की पावर हो जाएगी n माइनस 1 बराबर 131072/2 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, आप जरा देख लो काट कर। 6 दूना 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, इतना होगा। इसे काटिएगा तो ठीक है, ये हो गई। और 4 की पावर n माइनस 1 बराबर 65536। अब इसको 4 से, ये 4 से कट रही है क्या, 4 से अगर कट जाती, 4 से, एक मिनट इसको फैक्टराइज में कर देता हूँ, 65536, हाँ 4 से कट रही है, 36 है लास्ट। 4 से कटने का रूल्स है कि लास्ट 2 डिजिट कट जानी चाहिए 4 से, तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजल हो जाएगी, है ना। तो देखिए 16 चौका 64 हो जाएगा, 1 बचेगा, और 4 तिया 12, 13 14 15, 3 बचेगा और 33 हो जाएगा। तो 8 चौक 32 और 4 चौक 16, इतना। फिर 4 से ही कट जाएगी, फिर 4 से काटिए ताकि 4 के पावर में आ जाएगी आई थिंक। 4 चौक 16, 0 x और 9 चौक 36 और 4 छक 24, फिर ये 4 से कट जाएगी। 4 दाएँ 4 दूना 4 चौक, ठीक है, 1040, 1024 2 की पावर। अब यहाँ से आइडिया थोड़ा मिल गया, 10 की पावर जो 24 होता है, 10 की पावर 24 जो होता है, ठीक है, 2 की पावर 10 होती है, 2 की पावर 10 होती है ना, इसका। तो 2 की पावर 10 और ये 4 चक 16 चौका 64, 64 का मतलब 2 की पावर में लिख लेंगे तो ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 64, यानी 2 की पावर 6। तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 16, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू n माइनस 1, है ना। तो इक्वल टू 2 की पावर 16, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, यानी दैट इज़ 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 16। काट दीजिए, 8 दूना 16, तो n बराबर हो जाएगा 8 + 1 दैट इज़ 9, यानी नंबर टर्म आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि 2 की पावर 10 जो होती है वो 1024 होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग करते हैं।
तो कॉन्सेप्ट इस टाइप का सवाल, एक्सपेक्टेड सवाल पूछ सकता है कि कौन सा टर्म होगा, कितने टर्म्स होगा, कौन सा टर्म पूछ भी लेगा, 10वां टर्म क्या होगी, इसकी 20वीं टर्म क्या होगी, इसकी 25वीं टर्म क्या होगी, है ना। तो इस तरह से आप बनाइए। तो ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं पूछा है सवाल, ठीक है। चलते हैं आगे, आपको देखते हैं बीपीएससी ने क्या पूछा है इस बेसिस पे, डेफिनेशन बेसिस पे एंड नेथ बेसिस पे, ठीक है। तो ये रहा सवाल, देखिए 2023 में जो पूछा है, ये देखिए कोई बहुत खास सवाल नहीं पूछा है। बोलता है दिस टर्म्स ऑफ दिस द प्रोग्रेशन 5√5 1 g 1/20 इज 1/625, यानी श्रेणी 5√5 1 का कौन सा पद 1/625 होगा। तो देखो जो श्रेणी दे रखा है वो हम पहले पहचानेंगे, ये नहीं लिखा है कि जीपी का है, ये सिर्फ श्रेणी लिख दिया है, ठीक है, प्रोग्रेशन लिख दिया है। तो 5√5 1 ... तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो √5 से डिवाइड हो रहा है, देखो तो 5 में से डिवाइड कर दीजिए √5 को, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो बोले √5 से डिवाइड करेंगे तो 5/√5 नहीं, आप इसको रेशनलाइज कर दें, √5 तो देखो √5 मिलकर 5 हो जाएगा, कट जाएगा, √5 आ जाएगा। इसका मतलब √5 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब √5 आ गया, √5 में से अगर √5 से डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो क्या हो रहा है, √5 हो रहा है, ठीक है। और a का वैल्यू कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो आपसे क्या पूछा है कि कौन सा पद, तो हम मानते हैं कि nवां पद है जो हमारा 1/625 रहा होगा। अब एक nवां टर्म जीपी का हम लगा देंगे, ठीक है, जीपी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो a r⁻n-1 अपॉन 1/625, a का वैल्यू है 5, कॉमन रेशियो है √5 पावर n-1 इज इक्वल टू 1। 625 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार लिखूँ, 5 × 5 = 25 625, यानी 5 की पावर 4 लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसको लिख देता हूँ 5 × हाँ, एक और भी काम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। √5 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 1/2 और होल पावर है n-1, और ये जो 5 है 1/5 की पावर 4, और ये गुना है तो ये भी 5 इधर ही आ जाएगा, भागा हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 1/5 की पावर 6, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगी तो 5 की पावर -6 हो जाएगी, है ना। अब ये देखेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे, 5 की पावर n-1/2 इक्वल टू 5 की पावर -6। अब दोनों की बेस सेम हो गई, तो ये जो पावर है ये वाली और ये वाली क्या होगा, सेम होगा। दैट इज़ n-1/2 इज इक्वल टू -6, n-1 बराबर -12, ठीक है। देखिए एक मिनट, निगेटिव में तो नहीं आएगा ना, निगेटिव में टर्म नहीं होता, नंबर ऑफ, चूँकि n है नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। हटाइए इसको, ऐसे मत कीजिए। n बराबर कितनी हो जाएगी, 11, ठीक है, -11। तो निगेटिव में टर्म को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, आपको आ जाएगा 11वां टर्म होगा, ठीक है। निगेटिव में नहीं करना है, निगेटिव हटा देना है, ठीक है। टर्म कभी निगेटिव नहीं होता है, राइट। चलिए अगला चलते हैं, देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुआ ना, ठीक है। a था 5 और कॉमन रेशियो √5 से √5 की पावर n-1 हो गया, ये इधर गुना है भागा हो जाएगी, तो ये पावर हो जाएगी 5। ओहो 5 होगी ना, 4 के बाद 5 होगी, सॉरी। देखिए फिर से इसको मैं कर देता हूँ, a बराबर है कितनी, 5, और आपका r बराबर कितनी है, डिवाइड कर रहे हैं था 1/√5 से, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, आप समझिए। यहाँ पे ये है 5, ये कब √5 कब मिलेगी, जब √5 में से मैंने इस 5 में से √5 को डिवाइड करा, है ना। तो इसका मतलब है ये √5 में डिवाइड करा, तो √5 गुना करेंगे तो √5 × 5 5 हो जाएगा, 5 कट गया, √5 हो गया,
ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है कि 1/√5 मल्टीप्लाई, तो कॉमन रेशियो ये होगा ना, कॉमन रेशियो हमने √5 मान लिया था, नहीं √5 अगर गुना करेंगे तो 5√5 हो जाएगा, तो 1/√5 है। इसका मतलब है कि कॉमन रेशियो जो हमारा है 1/√5 है, मैंने गलत कर दिया था उसमें, ठीक है, 1/√5 है। ठीक है, तो अब हमारा, अब मान लो कि ये हमारा एनवा टर्म है 1/625, 625, तो एनवा टर्म का फॉर्मूला होता है ए जीपी में ए आर की पावर n-1 अपॉन 1/625। ठीक है, ए का वैल्यू है 5, आर का वैल्यू है 1/√5 की पावर n-1 बटे 1/5 की पावर 4 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये 1/√5 की पावर n-1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√5, चूँकि ये इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो ये भी इसमें गुना हो जाएगा, तो 4 की पावर 5 में और गुणे 5, तो 4 की पावर 5 हो 5 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हो 1/5 की पावर 1/2 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, और इसको ऑलरेडी n-1 पावर है। ठीक है, और इक्वल टू ये हो जाएगा 1/5 की पावर आप लिखोगे 1/5 तो पर, सॉरी 5 लिखोगे तो पर भी वही चीज़ आएगा, 1 की पावर 5 एक ही आएगा, अब 5 की पावर 5 हो जाएगी, है ना। अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/5 की पावर कितना लिख सकते हो n-1 और बाई 2 इज इक्वल टू 1/5 की पावर 5। ठीक है, अब देखिए ये जरा देखोगे कि दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो ये वाली और ये वाली सेम होगा, यानी n-1/2 इज इक्वल टू हो जाएगी 5। ठीक है, तो n-1 बराबर हो जाएगा 10, तो n बराबर हो जाएगा 10 + 1 बराबर 11। वही तो हमको बोला निगेटिव में टर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 11वां टर्म होगा। राइट, चलते हैं आगे। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट, बोलता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। हालांकि इस पे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि मान लो कि 2 है, 4 है, 8 है, डॉट 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 डॉट, मान लो कि 32 64 है, सपोज 64 है, आपसे पूछ ले 5वां टर्म फ्रॉम द एंड इसमें, तो देखो आप देख पाओगे कि अगर उधर से आती है ना तो लास्ट टर्म की हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसके सहारे भी इस इधर वाली टर्म लिख सकते हो। जैसे इसके बगल में क्या होगा, कॉमन रेशियो से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर पहली टर्म फ्रॉम द एंड लिखना है तो आपको ये पढ़ T1 फ्रॉम द एंड, ये आपको चाहिए लास्ट टर्म, चाहिए लास्ट टर्म और कॉमन रेशियो, लास्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो चाहिए। अगर आपको लास्ट से लिखना है, फर्स्ट लिखना है तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, ये बात ध्यान रखिएगा। लास्ट टर्म से लिखना है तो लास्ट टर्म और कॉमन रेशियो चाहिए, तभी जीप लिखा पाएगा। ठीक है, खिचड़ी बनाना है दाल और चावल होना ही चाहिए। ठीक है, राइट। चलिए, तो T1 फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा, देखिए L, अगर इसके पहले क्या रहा होगा 32 रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि कॉमन रेशियो में डिवाइड कर दिया, यानी L तो लिखना ही लिखना है और उसमें कॉमन रेशियो डिवाइड कर देना है, और पहला टर्म है तो आपको सिर्फ कॉमन रेशियो से डिवाइड करना है, यानी पहले टर्म में तो कुछ नहीं करना, R 1-1 कर देना है। ठीक है, तो देखो सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड L देना है और कॉमन रेशियो से डिवाइड करना है, लेकिन दूसरी टर्म है तो 2 में से 1 घटाना है पावर। क्यों, देखिए दूसरी टर्म कैसे निकलेगी, इससे निकालोगे L 64 हो जाएगा, और R का वैल्यू कितना है 2 है, 4/2 2 हो जाएगा, और 2 में से पावर 2 में से 1 गया, 1 2 से डिवाइड करोगे 32 आ जाएगा, 32 वहाँ आ गया। ठीक है, इसके पहले अगर थर्ड टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड तो L लिखोगे, अब बटे R पे पावर 3 - 1। अगर आपको फोर्थ टर्म लिखना है फ्रॉम द एंड, डैश दिया फ्रॉम द एंड पूछ रहा है, इसका मतलब L बटे R की पावर कितना हो जाएगा 4 - 1। इसी तरह डॉट 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 डॉट, अगर आपको nth टर्म पूछे फ्रॉम द एंड तो आपको कुछ करना नहीं, L बटे R के पावर n-1 कर देना, से डिवाइड कर देना, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, ये देखिए आइए ये सवाल पे
बोलता है श्रेणी इतना का अंत से 10वां पद। तो देखिए अंत से पूछ रहा है तो मेरे को एल ढूंढना पड़ेगा, एल जो कि दिया हुआ है 1024, दिमाग में ये हम मेरा आना चाहिए। और कॉमन रेशियो तो अगला बटे पिछली हो जाएगी, तो 4/2 कर दो, इसकी मतलब 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला होता है, कैमा टर्म पूछ रहा है 10वां टर्म फ्रॉम द एंड। फॉर्मूला मत याद रखिए, कैसे जनरलाइज किया गया वो देखिए। ठीक है, 10 टर्म फ्रॉम द एंड तो होता था L/R के पावर, जैमा टर्म पूछ रहा है उसमें से एक घटा देते हैं पावर को। ठीक है, L का मतलब है 1024 और बटे R कॉमन रेशियो 2 के पावर हो जाएगा 9, 10 में से गया 9। और ये 1024 मैंने बताया कि 2 की पावर 10 होती है और 2 की पावर 9, तो 2 की पावर कितने बच गई, 1 बच गई, दैट इज़ 2 हो जाएगा आंसर इसका, पहला ही हो जाएगा। ठीक है, 10वां टर्म, बात समझ में आ गई। चलते हैं आगे। अब है प्रॉपर्टीज देखिए डिस्कस करता हूँ। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, आइए पहली प्रॉपर्टीज, अगर इफ T1, T2, T3, Tn आर इन GP, देन कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ, रुक जाइए, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, इतनी बड़ा GP नहीं लेता, छोटी लेता हूँ मल्टीप्लाई करने में। ये देखो GP में है 4/2 2, 8/4 2, कॉमन रेशियो सेम आ रही है ना। अब इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ सपोज दैट, तो ये हो जाएगी पहली वाली टर्म 4 हो जाएगी, सभी टर्म में ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 16, क्या 8/4 2, 16/8 2, हाँ, यानी कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ तो GP में आ जाता है। यानी और भी देख लेता हूँ, 3 मल्टीप्लाई करो 9 27, और इसमें 2 गुना कर दो भाई, 2 6 18 54। अब देखो तो 6/2 3, 18/6 3, 54/3 18, हाँ, यानी आ जाती है GP में। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि K टाइम्स ऑफ T1, K टाइम्स ऑफ T2, K टाइम्स ऑफ T3 डॉट K टाइम्स ऑफ Tn, वो भी कहाँ, आर आल्सो इन GP। ठीक है, यानी कोई भी टर्म अगर कोई भी सीक्वेंस अगर GP में है और प्रत्येक सीक्वेंस या प्रत्येक टर्म में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर देते हो, नॉन जीरो संख्या, मतलब यहाँ पे K नॉट इक्वल टू 0, 0 गुना करेंगे सारे 0 हो जाएगा ना, तो ये भी कहाँ होगा, ऑब्वियसली GP में होगा। और भागा कुछ नहीं है, दूसरी टर्म है कि भागा कुछ नहीं है, है ना, 1 गुना ही है, 1/K गुना ही है। समझिए अगर किसी टर्म में हम गुना करते हैं, मान लो कि हम K में कुछ मल्टीप्लाई करता है X, तो इसका मतलब है कि हम K में अगर या तो K में हम X से भागा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि K में से हम 1/X को गुना कर रहे हैं, बात से में तो गुना भी होगा कि अगर इफ़ T1, T2, T3 डॉट Tn आर इन GP, देन T1/K, T2/K, T3/K, यानी कुछ संख्या से भागा भी दोगे, देन Tn/K आर आल्सो इन कहाँ, GP में होगा। ठीक है, ये भी कहाँ होगा, GP में। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी सीक्वेंस अगर है अब प्रत्येक टर्म में कुछ गुना कर दीजिए या कुछ भागा दे दीजिए, वो GP में ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगी। ठीक है, तीसरा आइए, तो GP पे ज़्यादा प्रॉपर्टी पे पूछता नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा बताने से उतना ही बता रहा हूँ जितना भी कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। बहुत ये देखिए, आपने एक बार एक सवाल करवाया था GP से, बहुत आसान सा सवाल पूछा है कि कौन सा टर्म में इतना होगा, है ना, जो आया था 11वीं टर्म। अगर आपको T1, T2, T3, है ना, इफ़ डॉट Tn आर इन GP, अगर ये GP में है तो देखिए कोई GP लिखता हूँ 2 4, और इसमें से घटाता हूँ कोई चीज़ 8। ठीक है, 2 4 8 16,
अगर इसमें घटाता हूँ, मान लो कि 2 घटा दो, तो 2 में से एक 2 जाएगी तो 0 हो जाएगी ये, इसमें ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी आपका 14। अब देखो 6/2, 6/2 3, लेकिन 14/6 3 नहीं आएगा, तो इसका मतलब घटाने और जोड़ने से तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। इफ़ T1 इतना देन T1 प्लस हो या माइनस, अगर ऐसा घटाते हो T2 में से प्लस या माइनस करते हो कोई भी संख्या, डॉट 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 Tn में प्लस या माइनस के आर नोट इन जीपी, तो क्या होगा, जीपी में नहीं होगा। ठीक है, और देखिए चौथा वाली, जोड़ घटाव गुना भागा, बस इतना ही आपको विशेष नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे ज़्यादा सवाल पूछ नहीं रहा है। ठीक है, अगर IIT JEE में पढ़ाते तो इसका अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने का है प्रॉपर्टी। 2 सीक्वेंस लेते, फिर दोनों का करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं जिससे पूछी जाती, बट आपको सिंपल है, इसलिए ज़्यादा मैं टाइम किल नहीं करूँगा और लॉन्ग भी नहीं करूँगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, या इस पर सवाल करवाते हैं पहले कॉन्सेप्ट। तो आइए इस पर सवाल क्या है, देखिए आपका ये सवाल बोलता है ए बी सी बी इन जीपी, बहुत बढ़िया। बोलता है कि ए जो है कॉमा बी और ये सी कहाँ है, जीपी में है, तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी कहाँ होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, छपने वाली सवाल है, स्टार सवाल है ना। देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI राइट। तो इसको ज़रा देखिएगा गौर से, ए बी सी जी पी में, बहुत बढ़िया। तो मैं ए बी सी जी पी में तो मैं इसको लिख सकता हूँ T2/T1 यानी B/A बराबर, लिख ही सकता हूँ ना, ऐसा क्या लिख सकता हूँ, है ना, कि अगली टर्म डिवाइडेड बाई, अगर ये जीपी में है ए बी सी तो मैं लिख सकता हूँ T2/T1 बराबर होना चाहिए T3/T2 के, तो ये हो जाएगा राइट। अब इसमें हम लॉग लगा देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए, लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, अगर लॉग लगाएंगे तो लॉग हो जाएगा B/A इज इक्वल टू लॉग C/B राइट। अब यहाँ से क्या करो, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग A/B जो होता है लॉग A माइनस B होता है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, लॉग A/B इक्वल टू होता है लॉग A माइनस लॉग B राइट। तो लॉग B को क्या लिख सकते हैं, लॉग B माइनस लॉग A, है ना। यहाँ से लिख सकते हैं लॉग C माइनस लॉग B, है ना। और लॉग B और लॉग माइनस B और इधर ले आएंगे तो लॉग B 2 log B हो जाएगा, इधर हो जाएगा log A प्लस log C। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तब पॉसिबल है जब ये AP में होता है ना। log A log B log C AP में होगा तब ऐसा हो जाएगा। क्यों, देखिए log A log B और log C अगर AP में है तो ऐसा आप लिख सकते हो, इसमें होता है, ये मान लो T2 है, ये T1 है और ये T3 है, तो आप लिख सकते हो कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 होता है। तो T2 कितना है, log B, T1 कितनी है, log A बराबर T3 क्या होता है, log C और माइनस log B, यही चीज़ आया ना। log B इधर आ जाएगा तो 2 log B हो जाएगा। और ये ऐसा तभी होता है, ऐसे यहाँ से भी पता चल सकता है कि ऐसा तभी होगा जब ये log A log B log C कहाँ होगा, AP में होगा। ठीक है, तो वही है कि ये AP में होगा, ना कि GP मार लीजिएगा। ठीक है, log B बराबर log A प्लस log C। ठीक है, तो AP में मारिएगा। चलिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर इतना इतना इन जीपी। अरे भैया, बोलता है कि x माइनस 2 कॉमा x और x प्लस 3 जीपी में। बहुत बढ़िया, जीपी में है तो मैं लिख सकता हूँ x अपॉन x माइनस 2 यानी T2/T1 लिख सकता हूँ T3/T2। बहुत बढ़िया, है ना, ये भी तो जीपी में ही होगा। जीपी अगर होगा तो ऐसा प्रॉपर्टी तो होगा। और यहाँ से कर लो x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और कैलकुलेशन कर डालो x स्क्वायर, ये गुना करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x माइनस 2x माइनस एक्स हो जाएगा 3x
सॉरी प्लस 3x माइनस 2x प्लस x हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा। ये वाली से वाली कट जाएगी, x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो x बराबर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह? नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जो मेरे कमजोरियां हैं मेरे अंदर जो भी हो सकता है आपके नज़र में मेरे में कुछ लग रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं अपने आप को सुधार कर सकूं। ठीक है, मैं कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करता हूं तो अगर कोई किसी को दिक्कत है तो वहाँ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मुझको तो लगता है कि सब टीचर है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बढ़िया होगा, है ना। मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ाते जाता हूँ, तो आप देखिए अगर कोई दिक्कत होगा तो आप बताइए ज़रूर। चलिए इसी पे तीसरा सवाल पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड सवाल है, पूछा नहीं है चूँकि एक ही बार में कितना पूछ देगा, तो आने वाला टाइम में हो सकता है ऐसा पूछ सकता है। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर इतना इतना आर इन जीपी, एक्स के किस मान के लिए ये जीपी में होगा, श्रेणी में है। बहुत बढ़िया, 3 जीपी में है, इसका मतलब मैं फिर लिख सकता हूँ कि x2 बटे x1 माने -2/7 बराबर होना चाहिए -2/7 बटे x। तो क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगी और ये गुना हो जाएगी -2/7 और -2/7, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा 4 और बटे 49 हो जाएगा, 7×7 = 49 नीचे गुना होगा। ठीक है, तो x बराबर कितनी आ जाएगी बताओ, 4/49 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका 7 होता है, यानी 2 बटे कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, जो कि है ही नहीं। ठीक है, वो गुना होगा ना, सॉरी, हाँ तो ठीक तो है, रुकिए कहीं गलत तो नहीं होगा। हाँ लिख सकता हूँ, देखिए क्या लिख सकता हूँ, x/-2/7 इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ -2/7 अपॉन x अगर गुना करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये अगर गुना करूँगा तो माइनस यानी -2/7 में जाकर गुना हो जाएगी -2/7। तो ये हो जाएगा कितना, x² बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा और 7×7 = 49 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि काट दीजिएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा √4/49, मतलब कि 2/7 ही आएगा आंसर इसका। ठीक है, तो 2/7 को है ही नहीं तो ना नाम दीजिए। चलिए आगे, हालांकि इसका उल्टा होना चाहिए 7/2, कोई बात नहीं, कैसी भी होगा आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब है सिलेक्शन ऑफ टर्म। सिलेक्शन ऑफ टर्म कैसे किया जाए, देखिए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। तो मैंने, अगर आपको ऑड लेना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होगा तब, है ना, देखिए टर्म्स क्या हो, ऑड हो, तो आप क्या लेंगे, ऑड टर्म होगा, ऑड टर्म्स होगा। जैसे 3 कंसेक्यूटिव, 3 लगातार संख्या, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 3 लगातार संख्या। ठीक है, 3 लगातार संख्या, 3 लगातार संख्या को कैसे लेना है आपको मैं बताया कि अगर 3 लगातार लेना है तो पहला ए ले लीजिए। एपी में भी मैंने ऐसे ही बताया, अगर टर्म्स ऑड है तो पहले आपको ए को कंसीडर करना पड़ेगा ताकि आपको याद ना रखना पड़ेगा। ठीक है, आपने ए लिया, अब बच गए 2 टर्म, एक आगे ले लीजिए एक पीछे ले लीजिए। आगे लीजिए, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए आर, कॉमन रेशियो आर होता है, कोई भी टर्म लिखेंगे कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म तो चाहिए ना, और पीछे लीजिएगा तो कॉमन रेशियो से आप डिवाइड कर दीजिएगा, बस यही होता है। जैसे 5th कंसेक्यूटिव टर्म्स, है ना, 5 लगातार पद जीपी में अगर लेना है तो पहले ए ले लीजिए, ले लिया, बच गए कितने, 4, तभी तो 5 होगी, तो 2 आगे ले लीजिए 2 पीछे ले लीजिए। तो जब आगे बढ़िएगा तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होगा, ए आर, फिर हो जाएगी ए आर स्क्वायर, फिर इधर जाइएगा तो कॉमन रेशियो से डिवाइड हो जाएगा, ए आर ए बटे आर स्क्वायर। ठीक है, 7 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 7 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 7 लगातार पद, 7 लगातार पद। तो इसी तरह लेना है। बोलिए सर ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं लेते, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू,
अरे भाई ऐसे लेने से ना दिक्कत होगा सवाल में अप्रोच करने में, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे ही आप सेलेक्ट करें, कि जब सवाल बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो 7 लेंगे तो ए लेंगे, बाकी बच गए 6, 3 आगे 3 पीछे, इट्स वेरी सिंपल। तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर का क्यूब हो गया। अब बोले सर इवन रहेगा तब कैसे सेलेक्ट करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। चलिए इवेंट टर्म जैसे 2 कंसेक्यूटिव टर्म, 2 लगातार पद है ना, 2 लगातार पद। तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म कैसे लेंगे, देखिए ए अपॉन आर से शुरू करना है। ठीक है, अगर शुरू करना है यहाँ से, अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब 4 लगातार पद लेना है तो कैसे शुरू करना है, ए अपॉन आर की पावर 3 से शुरू करना है। अगर 2 है तो 1 से शुरू करना है, 3 है तो ए अपॉन आर पावर 3 से शुरू करना है। ठीक है, अगर मान लो 6 कंसेक्यूटिव, अब शुरू करना है, बाकी लिखना है, अभी तो एक ही टर्म लिखा हूँ, मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये दिमाग में रहे। 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 6 लगातार पद, तो कहाँ शुरू करेंगे, ए आर के पावर कितना 5। ठीक है, और आगे लिखते चले जाएंगे। हमने बताया कि अगर आप आगे लिखते हो, तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होगा, इधर जाओगे तो जब कॉमन रेशियो ए में आर बटे से आर मल्टीप्लाई होगा तो आर कट जाएगी तो ए आ जाएगी, लेकिन वो लेना नहीं है, फिर ए आया फिर आर मल्टीप्लाई कीजिए, अल्टरनेट लेना है तो यानी ए आर हो जाएगा। ठीक है, फिर ए आर, देखो इसको लिखता हूँ, तो ए आर क्यूब में से आर मल्टीप्लाई करूँगा, चूँकि आगे जाना है पीछे नहीं जाना है, यहाँ शुरुआत करना है आगे चलते जाना है। ठीक है, तो ए अपॉन आर के पावर 2 हो जाएगा, लेकिन वो लेना नहीं है, फिर आर मल्टीप्लाई करना है, तो आर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आर कट जाएगा, यानी ए बटे आर लेना है, फिर आर मल्टीप्लाई होगा ए मिलेगा, लेकिन वो लेना नहीं, ए आर लेना है, फिर ए आर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए आर स्क्वायर नहीं लेना है, फिर ए आर क्यू लेना है। इस तरह से होगा, अल्टरनेट लेना है, एक को छोड़कर एक। ठीक है, यहाँ लेना है तो ए अपॉन आर के पावर आर गुना करोगे तो आर के पावर 1 बटे 1 आर के पावर 4 आ जाएगा, लेकिन नहीं, आर के पावर 3 लेना है। फिर ए के आर गुना करोगे इसमें तो अगला टर्म मिले जाएगा, लेकिन उसको छोड़कर एक टर्म लेना है, तो आर के पावर 2 नहीं लेना, ए आर लेना है, फिर ए हो जाएगा, लेकिन ए आर लेना है, फिर ए आर के पावर कितना लेना, आर के बाद आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आर क्यू लेना है, फिर ए आर के पावर 4 हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं लेना है, 5 लेना है। देखिए इस तरह से आपको टर्म को सिलेक्ट करना है। चलते सवाल इस पर कैसे पूछा है, देखिए ये रहा सवाल, इसीलिए ऐसा मैं बोला कि ऐसा ही सिलेक्शन करो। ठीक है, बोलता है कि जीपी के 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़ 19 है, 3 से ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हम टर्म को लेंगे, देखिए गुणनफल, इसीलिए आर कट जाएगा, अगर हम लगातार लेते तो कटता ही नहीं आर। ठीक है, तो 3 टर्म लेने का क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़ 19 है और उनका गुणनफल 216 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 19 and product is 216, find the GP। तो देखिए बहुत बढ़िया, 3 नंबर हम ले लेते हैं जीपी का, ए फिर ए आर फिर ए अपॉन आर। ऐसा इसलिए लेता हूँ ताकि जब बोलता है कि इसका गुणनफल कीजिए 216 मिले, अब अगर इनको इसका गुणनफल करूँगा तो आर कट जाएगी तो एक आ जाएगी ना, सिंपल सा, सिर्फ एक टर्म में आ जाएगा, 2 वेरिएबल है, एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर 3 लगातार लेते ए आर स्क्वायर,
तो देखिए गुना करके 216 आता, यानी ए क्यू हो जाता और आर की पावर क्यू हो जाता, ए क्यू आर की पावर क्यू हो जाता और 216 हो जाता। ठीक है, और फिर ए और प्लस ए आर और फिर ए आर क्यू, ए आर स्क्वायर, इसका जोड़ते तो 19 आता। अब ये दो वेरिएबल का दो इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करो तो काफ़ी टफ हो जाएगा, इसलिए ऐसे नहीं लेते हैं, इस किसी नियम कानून से लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था नियम कानून क्या है कि अगर ऑड टर्म लेना है तो पहले ए ले लीजिए और आगे एक ले लीजिए और एक पीछे, हमने बताया था। और जब आगे लीजिएगा तो कॉमन रेशियो ए ले लिया, ऑड टर्म है, तीन है, मतलब ऑडी टर्म ना, 3 क्रमागत, तो ए हो जाएगा और ए आर हो जाएगा, और पीछे आइएगा तो ए बटे आर होगा, डिवाइड होगा। अब ये 3 टर्म सुंदर सा टर्म ले लिए, और जो बोलता है सवाल कर दीजिए। सवाल बोलता है कि इसको जब गुना कीजिएगा तो 216 आएगा, बहुत बढ़िया, यानी ए आर इंटू ए आर, तो इसका हो जाएगा 216, कर दीजिए 216। अगर आपने 216 किया तो ये से आर से ए आर कट गई, ए का क्यू आ जाएगी और ये 216 आ जाएगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि ए बराबर आ जाएगी क्यूबिक रूट ऑफ 216, क्यूबिक रूट 216 होता है 6। ठीक है, ए की वैल्यू 6 आ गई। और एक और दे रखा है, इसका जोड़ेंगे तो आएगा 9, यानी ए आर प्लस ए आर, तो कितनी हो जाएगी 9, 19। ठीक है, अब ए का वैल्यू तो मुझे मालूम है, तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए कि आर को एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना होगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने में जो भी टाइम लगे, है ना, ऐसे दूसरा नियम से भी बता दूंगा, शॉर्टकट भी, लेकिन फिलहाल जो रूल है, जबकि बच्चों को पढ़ाइएगा तो ऐसे ही बताइएगा। ठीक है, चूँकि बोर्ड लेवल पढ़ेगा। तो यहाँ से देखिएगा क्या हुआ कि ए का वैल्यू मेरे को 6 दिया हुआ है, तो इधर हो जाएगा ए आर स्क्वायर बराबर 19 आर, है ना। ए का वैल्यू कितना है, 6 रख दूंगा, 6 + 6 आर स्क्वायर माइनस 19 आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर दीजिए, ये 6 आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में से 19 आर जाएगा, 13 × 19 ना, 9 में से 6 हो गया 3, हाँ 13 आर हो जाएगी माइनस का, अब प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दीजिए तो संख्या निकल जाएगी ये तीनों। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा, 6 × 6 = 36 और 9 × 36, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए, लेकिन मैं बताऊंगा दूसरा मेथड भी, आप टेंशन ना ले, पहले देख लीजिए। 6 स्क्वायर 6 इसको क्वाड्रेटिक तोड़ दीजिए, 9r और 4r + 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा 3r कॉमन हो गए, 3r तो 2r बचेगा और माइनस 3 × 3 = 9, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन लीजिए, 2r - 3 इक्वल टू 0। तो 2r - 3 और इंटू 3r - 2 इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू यहाँ से 3/2 आ जाएगा और एक 2/3 आ जाएगा। चलिए, तो ये संख्या लिख दीजिएगा। a का वैल्यू तो फिक्स आ गई थी 6 और r की वैल्यू आ गई, पहले 3/2 लेते हैं, r का वैल्यू 3/2 लेता हूँ, तब संख्या हमारी क्या होगी, तब संख्या हमारी हो जाएगी a/r, 6/r, r का मतलब 3/2, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा AR मतलब 6 × r, r का मतलब 3/2, तो कितना हो जाएगा, ये 3 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा, ये 3 दूना 6 और ये 4 हो जाएगा, 4 6 9, 4 6 9 पहला आ गया। और देखिए, और ये r बराबर ये भी तो लीजिएगा। ठीक है, a बराबर लीजिएगा 6 और r बराबर लीजिएगा 2/3, तब अब संख्या क्या हो जाएगा, देखिए a मतलब 6/r मतलब 2/3, तो 2 से कट गया, अब ये 3 जा गुना होगा, 3 × 9, एक पहला वाला 9 आ जाएगा और दूसरा वाला 6 आ जाएगा, कैसे 6 a है तो 6 आ जाएगा, और AR का मतलब 6 गुना r का मतलब 2/3, तो 3 दूना 6 4, यानी ये भी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 यानी मोर देन एबव हो जाएगा, ये होगा आपका। ठीक है, अब बोलिए ऐसे कैसे बनाइएगा, ऐसे अगर इतना ड्रामा नहीं करना है तो आप क्या कीजिए, देखिए तीनों को जोड़िए, 19 आना चाहिए, 6 4 10 और 9 19, इसका भी सम आया, 6 4 6 9 6 15
9 चौक 15, 4 19, ये भी आया सब। और गुना कीजिएगा 216 आना चाहिए। अरे तो यही तीनों डिजिट है, यहाँ भी तीनों डिजिट, तो इन तीनों का भी गुणनफल तो उतना ही होगा, तो ऐसे आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आपका ये आ जाएगा, राइट। चलिए अगला सवाल खुद कीजिए, देखिए ये देखिए। ठीक है, तो अगला सवाल आप खुद कीजिए और इसको बताइए कि कौन सा, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर पढ़ें हर पार्ट्स को। मैं इस बार जो आने वाला अपकमिंग 1.5 लाख शिक्षक भर्ती है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी कोशिश नहीं बल्कि एकदम ऐसा पढ़ो कि सिलेक्शन के साथ साथ आप बच्चों की भी पढ़ाइए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों की बताइए, है ना। एकदम बिल्कुल नीव है और एकदम पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न। चलिए ठीक है, बाय।